जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान सिंह लेक्चर्स में। यह हमारी तीसरा लेक्चर है। इसमें हम डायमेंशन पढ़ेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट हमारे यूनिट्स हैं उनके हम डायमेंशंस को पढ़ने जा रहे हैं। ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, जो कि हर एक एग्जाम, नीट हो चाहे जेई हो चाहे अदरवाइज स्टेट बोर्ड सीबीएसई, चाहे कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है बच्चों। इसमें आप कंटिन्यू बने रहिएगा। अगर फर्स्ट टाइम आए हैं आप तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, तो स्टार्ट करते हैं हम पहला कॉन्सेप्ट आपके सामने रखने जा रहा है। ये है कॉन्सेप्ट सबसे पहले इसको समझेंगे। डायमेंशन अगर यूनिट दी है तब क्या किसी भी जो यूनिट है क्या उसका डायमेंशन हो सकता है? तो ये हम कॉलम, ये टेबल बनाए। टेबल में बहुत एग्जाम में, अब पिछले नीट एग्जाम में जो भी हुआ है, एक क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा, इससे पूछा है। अगर क्वेश्चन क्या कैसे रहेगा कि हैव यूनिट तो क्या बोलेंगे अपन? हैव यूनिट तो क्या हो सकता है? तो हम बताएंगे मे हैव, में हैव, में है, हो सकता है। यहाँ पास क्या होगा, यहाँ पास क्या होगा, ये सब ये क्वेश्चन मार्क है कि क्या क्या होगा यहाँ। अगर आपके पास यूनिट है तो क्या डायमेंशन होना जरूरी है उसका? होगा। में है, यस, हो सकता है। अगर यूनिट है तो उसका विमीय सूत्र हो सकता है। अगला, डज नॉट हैव यूनिट, अगर उसकी यूनिट नहीं है तो क्या डायमेंशन हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो मस्ट हैव नॉट, must not have dimension। तो अगर उस जिसकी यूनिट नहीं है तो उसकी डायमेंशन नहीं होना चाहिए, नहीं हो सकता। मे हैव, अगर उसकी यूनिट है तो उसका डायमेंशन हो सकता है। हैव यूनिट, मे हैव, राइट, हो सकता है। डज नॉट हैव यूनिट, अगर उसकी यूनिट नहीं है तब मस्ट नॉट हैव डायमेंशन, तो डायमेंशन नहीं हो सकता। अगर डायमेंशन है तो मस्ट हैव हो सकता है। क्या हो सकता है? मस्ट यूनिट हो सकती है। क्लियर? यूनिट हो सकती है। अगर डायमेंशन है, अगर विमीय सूत्र है तो मस्ट होगा। मतलब कहने में हो नहीं सकता, अगर होगा ही, यानी होगा ही, होगा ही। अगर उसका डायमेंशन है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन है तो उसकी यूनिट होगी। अगर यूनिट है, अगर उसकी यूनिट है तो जरूरी नहीं है कि डायमेंशन होगा। में है, हो सकता है कि डायमेंशन ना हो। एंगल जैसे एंगल एक यूनिट है और उसकी यूनिट है रेडियन, बट ये क्या है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो इस प्रकार से इसमें ये अप्लाई होगा। मस्ट हैव, सीधी सी बात है, अगर किसी का यूनिट नहीं है, डज नॉट हैव यूनिट, अगर वो यूनिट नहीं है तो उसका डायमेंशन भी नहीं होगा। क्लियर? हम्म। क्योंकि सबसे पहले अगर देखा जाए, जैसे आ, आ, कोई भी क्वांटिटी ले ले, विकृति ले ले, स्ट्रेन ले ले। अगर स्ट्रेन ले ले तो स्ट्रेन में क्या होता है? तो चेंज ऑफ लंबा, लेंथ ऑफ चेंज। तो अगर लेंथ कट गया तो ये क्या हुआ? ना तो डायमेंशन है ना यूनिट है। तो ये कह सकते हैं नॉट हैव यूनिट, बट नॉट मस्ट नॉट हैव डायमेंशन, डायमेंशन नहीं हो सकता। ठीक है? तो यूनिटलेस, ये यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस होता है। ठीक है? अब ये 1 सेकेंड, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हैव डायमेंशन, अगर उसका डायमेंशन है तो, अगर डायमेंशनली सही है तो वह यूनिट, यानी कहा जाए डायमेंशन है अगर उसका, तो उसका यूनिट होगा 100%। क्या होगा? 100% यूनिट उसकी यूनिट होगी। क्लियर? अगर यूनिट नहीं है तो डायमेंशन ही नहीं था। अगर डायमेंशन अगर बन रहा है तो वो क्या होगा? यूनिट होगा ही। डज नॉट हैव डायमेंशन, जिसका डायमेंशन नहीं है, क्या नहीं है?
जिसका डायमेंशन नहीं है। क्वेश्चन आता है चौथा क्वेश्चन कैसे पूछेगा, डज नॉट हैव डायमेंशन, तो हम क्या बताएंगे, मे आर। देखिए अब इसमें अगर डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन देखिए मस्ट नॉट हैव डायमेंशन, अगर नहीं है, अगर यूनिट नहीं है तो मस्ट नॉट हैव डायमेंशन। अगर डज नॉट हैव डायमेंशन, अगर डायमेंशन नहीं है तो मे नॉट हम नहीं कह सकते होगा, मे नॉट हैव यूनिट। तो हो सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे कि किसी का डायमेंशन नहीं है, डज नॉट हैव डायमेंशन, अगर उसका डायमेंशन नहीं है तो यूनिट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जैसे अभी हमने ये बताया आपको कि एंगल का रेडियन होता है बट डायमेंशन नहीं होता। अगर डायमेंशन नहीं है तो जरूरी नहीं है, डायमेंशन नहीं है तो रेडियन, उसका रेडियन यूनिट तो है। इस प्रकार से हमने इसको समझा। अगला टेबल है फिजिकल क्वांटिटी और डायमेंशन के बिटवीन। अगर वो किसी भी स्टेटमेंट को स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 3 और 4 दिया है, तो उस स्टेटमेंट में अगर बोला है कि फिजिकल क्वांटिटी जो है, क्या वो फिजिकली सही है कि डायमेंशनली सही है, रॉन्ग और करेक्ट बताना है अपन को, राइट और रॉन्ग, राइट। तो बताना है अगर डायमेंशनली करेक्ट है, अगर कोई फॉर्मूला कि कोई डायमेंशन डायमेंशनली सही है तो क्या वो फिजिकली सही होगा कि नहीं होगा। तो हम कहेंगे अगर वो डायमेंशनली सही है तो में और में नॉट, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। डायमेंशनली अगर सही है तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, नॉट बी करेक्ट, ठीक है ना। फिर इसके बाद अगला स्टेटमेंट कहता है कि नॉट डायमेंशनली करेक्ट। अगर वो डायमेंशनली करेक्ट नहीं है तो बिल्कुल, ये जो है बिल्कुल गलत, पूरा स्टेटमेंट ही गलत होगा। अगर वो डायमेंशनली गलत है तो फिजिकली भी गलत होगा, फिजिकल भी गलत होगा, मस्ट बी इनकरेक्ट, मतलब रॉन्ग होगा, मस्ट बी इनकरेक्ट। तो ये समझिए आप कि जिसका डायमेंशन नहीं है तो वो फिजिकली भी गलत है। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन है तो बहुत जरूरी नहीं है कि वो फिजिकली सही है कि नहीं है, राइट। अगला देखते हैं थर्ड स्टेटमेंट। फिजिकली अगर सही है, अगर फिजिकली सही है तो अगर वो फिजिकली सही है तो डायमेंशनली भी बिल्कुल मस्ट बी करेक्ट। ये बात समझ में आना चाहिए आपको कि अगर वो फिजिकली, यानी कहने का मतलब अगर किसी का फॉर्मूला सपोज दैट लाइक जैसे कि मान लेते हैं फोर्स का फॉर्मूला, क्या कहता है, एम ए। इसका क्या हुआ, इसका यूनिट, ये फोर्स है। अब ये जो कोई सूत्र बनता है ना, कोई फॉर्मूला, जैसे मान लीजिए हमने फोर्स का फॉर्मूला बनाया, द्रव्यमान इनटू फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हमने ये फॉर्मूला बनाया, तो ये फॉर्मूला तभी बना होगा जब ये फिजिकली करेक्ट हुआ होगा और डायमेंशनली सही होगा। यानी फिजिकली तो पूरा सही ही है, जब फिजिकली सही होगा तभी वो सत्य माना जाएगा, तभी वो करेक्ट डायमेंशनली भी सही होगा। क्लियर। अगला फिजिकली इनकरेक्ट। अगर वो फिजिकली ही इनकरेक्ट हो गया, अगर फॉर्मूला है, देखिए अगर बल का फॉर्मूला 1/m में लिखे तो क्या ये सही है। तो अगर तो जरूरी नहीं है कि अगर डायमेंशन अगर फिजिकली गलत है तो हम कह सकते हैं डायमेंशनल, उसका डायमेंशन अभी बताऊं, मे और मे नॉट बी करेक्ट। तो फिजिकली अगर वो सही है, जैसे कोई फॉर्मूला, जैसे एस स्क्वायर टू हम कह सकते हैं यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये एक समीकरण है। ये समीकरण अब देखिए, इनको हम क्या करते हैं, इक्वल करते हैं जब, तो ये किसके बराबर होना चाहिए, सब बराबर होना चाहिए, यानी सॉल्व करने के बाद। अगर हम इसको ऐसे लिख दें, ये तो अब ये समीकरण सही फिजिकली, अभी हम फिजिकली इसको गलत करने जा रहे हैं। ये डायमेंशनली सही है, कैसे है, डायमेंशनली सही है। अब इसको देखें, 1 अगर 3 कर दिया जाए, 80 स्क्वायर कर दिया जाए, तो क्या ये डायमेंशनली सही है कि नहीं है। तो ये समीकरण देखिए, ये समीकरण फिजिकली इनकरेक्ट है, बट इसका डायमेंशन सही आएगा। क्या आएगा, डायमेंशन उतना ही आएगा जितना था। समझ में आई बात। तो डायमेंशन सबका एक ही होगा। क्लियर हुआ बात।
ओके, तो आपको कैसे मैं निकाल के भी दिखा सकता हूँ। जैसे कि ये दूरी यानी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कह सकते हैं। यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर क्या कहता है कि सभी पद चाहे जोड़ घटाना चाहे किसी में हो, ये सब क्या होंगे, बराबर होंगे। अभी मैं ये सब चीजें बताऊंगा आपको बढ़िया से, ये सब बराबर होंगे। तो ये किसके बराबर होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल समय अगर हम देखें, ये टी के बराबर है। ये किसके बराबर, इसका डायमेंशन कितना होगा, ये वेग है तो एल टी -1 इंटू टी, ये हुआ। फिर एक 1/2 तो ये डायमेंशन के अंदर नहीं होता है, ठीक है, तो ये इसको हम साइड में करेंगे। फिर इसके बाद देखा जाए तो एल टी -2 इंटू टी स्क्वायर, तो ये टी से टी कट गया, ये वाला ये टी से टी कट गया। देखिए एल इक्वल टू आया कि नहीं आया, यानी डायमेंशनली सही है। ये अगर 1/3 है, अगर ये फिजिकली गलत भी है तो डायमेंशनली सही होगा। मे और मे नॉट बी करेक्ट, राइट, कह सकते हैं कि सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। तो इस प्रकार से हमने इस टेबल को समझा। आप इस टेबल को बिल्कुल रट्टा, जिसको कहते हैं रट्टा मारना है, ठीक है ना, समझ के रट्टा मारना है। अगर इसको आपने रट्टा मार लिया तो गारंटी के साथ कहता हूँ आपसे एक भी डाउट नहीं रहेगा डायमेंशन ऑफ स्केल में। तो स्टार्ट करते हैं डायमेंशन। हमने अभी पिछली क्लास में 7 फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ा। कौन कौन सी, मास, मास, लेंथ, लेंथ, टाइम। ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, इनका हम डायमेंशन कैसे निकालते हैं, तो इनका फर्स्ट लेटर हम एम मानते हैं, इनका भी फर्स्ट लेटर एल हुआ टी। मोस्टली हम देखते हैं पूरे डायमेंशन में, फॉर्मूला में, पूरे डायमेंशन में तीन ही यूनिट का उपयोग, तीन ही फिजिकल क्वांटिटी का उपयोग किया गया है, एम एल टी। अब अगर अगर अब हम इसको बेहतर तरीके से जाने तो हम क्या क्या पढ़ेंगे इसमें। सबसे पहले डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन, डायमेंशन फॉर्मूला, फॉर्मूला, डायमेंशनल, डायमेंशन इक्वेशन, ये चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे हमने अभी बेसिक बेसिक जाना कि लेंथ, लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, करंट हो गया, टेम्परेचर हो गया, इनका सभी का हमने डायमेंशन निकाला। तो बेसिकली हम तीन ही, अभी हम बताएंगे कि तीन ही फंडामेंटल, यानी पूरे जितनी भी मैकेनिक्स है, जितनी भी मैकेनिक्स है, पार्ट 1 पार्ट 2, उसमें अ, हम अभी मोशन वगैरह जिसमें वर्क एनर्जी पावर, जिसमें एमएलटी का ही उपयोग हुआ। फिर अगर थर्मोडायनेमिक्स में चले जाएंगे तो वहां पर केल्विन आ जाएगा। अगर करंट में चले जाएंगे तो वहां एम्पियर आ जाएगा। इस प्रकार से अलग अलग चेंज होते जाएंगे, हमारे अलग से लगती जाएंगे। मोस्टली तीन ही फिजिकल क्वांटिटी का उपयोग किया जाता है इसमें। तो सबसे पहले सपोज दैट, मान लीजिए ये स्पीड है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये सभी को पता होगा। तो स्पीड का फॉर्मूला हमें जब पता है तो क्या अभी हमने डिस्टेंस को, डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों की को हम एल से दर्शाएंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस दूरियां हैं, सब लंबाइयां हैं। तो एल अपॉन टाइम को टी, क्लियर। एल, देखिए अब ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा, क्योंकि आपको एक कंसेप्ट पता होगा, 1/, अगर एक्स है तो इसको अगर हम ऊपर ले जाए तो माइनस एक्स आ जाता है, ऐसे पावर में आ जाता है। तो इसकी पावर क्या हुई, 1। तो हम कह सकते हैं स्पीड, स्पीड एल की पावर में 1, टी की पावर में -1। तो जब ये जो पावर में चढ़ी है ना 1, ये 1 है, ये 2 है, सॉरी 1 1 चढ़ा नहीं, इसमें -1, इसमें प्लस का 1। अब वो डायमेंशन कैसे बनेगा, डायमेंशन ऐसे बनेगा, स्पीड इक्वल टू एम 0 एल 1 टी -1 और ब्रैकेट ऑफ, ये डायमेंशन फॉर्मूला बना। इसकी जो पावर चढ़ी हुई है, ये 0
0, 1 और ये जितनी भी है ना, इनको हम बोलेंगे हम डायमेंशन। क्लियर? ये जो पावर चढ़ी हुई है 0, 1, -1, यानी ये बीमा है, डायमेंशन है। और अगर हम अच्छे तरीके से जाने तो एनी फिजिकल क्वांटिटी, सपोज दैट एनी फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होती है, अगर m की पावर में a, b की पावर में l की पावर में l के और t है, इस प्रकार से mlt, और इनमें पावर डिफरेंट टाइप्स की चढ़ा देता हूं मैं, a, b और ये c। अगर हम इसको ऐसे कर दे तो ये क्या हो जाएगा, ये डायमेंशन बन जाएगा। इसमें सबसे पहले देखें, ये तीनों जो पावर चढ़ी हुई है इनको हम डायमेंशन बोलेंगे। ये डायमेंशन हो गया, ठीक है। ये हो गया डायमेंशन। फिर इसके बाद डायमेंशन इक्वेशन कैसे बनता है? डायमेंशन इक्वेशन ये तीनों ये जब हम ऐसे पूरा ब्रैकेट बंद कर देते हैं, ये डायमेंशन हमारा क्या बन जाता है, डायमेंशन इक्वेशन। इसको हम लिखेंगे डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला बन गया, ये सूत्र बन गया, मतलब ब्रैकेट में जैसे हमने उसको बंद करा तो ये क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया, ठीक है। इसके बाद जब हम इसको पूरा पूरा पढ़ते हैं, ये पूरा फिजिकल क्वांटिटी को भी मिला करके, तो हम इसको बोलेंगे डायमेंशन इक्वेशन। क्लियर? तो आपको समझ में आ गया होगा एक एक चीज, डायमेंशन क्या है, डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, डायमेंशन इक्वेशन क्या है, ये सब हमने जब बेहतर तरीके से जाना। तो अब हम एक एक करके सभी जितनी भी हमारे डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटी हैं, हम उनके डायमेंशन को बहुत बेहतर तरीके से जानेंगे, देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला डायमेंशन, चलें सबसे पहले हम देखें, अभी तक हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को पढ़ लिया है, तो हम स्पीड यहां से देखेंगे एरिया से। एरिया इसका तो होता है एल ई, लेंथ इनटू लेंथ। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट लेटर एल इंटू एल इजकल टू एल स्क्वायर। इसको डायमेंशनली अगर लिखा जाए तो m0 l2 t0, ये आ गया इस प्रकार से डायमेंशन। क्लियर? इसका यूनिट किस प्रकार से निकाल सकते हैं, लेंथ को हम अगर यूनिट निकालना चाहे तो m इंटू एम इजकल टू मीटर स्क्वायर, ये होगा इसका यूनिट। नंबर 1। अगला है वॉल्यूम। वॉल्यूम वॉल्यूम इजकल टू होता है लेंथ इंटू लेंथ। तो इसका डायमेंशन कितना बन जाएगा, L3, और इसको हम लिखेंगे M0 L3 T0, इस प्रकार से डायमेंशनली सही है। इसका अगर यूनिट देखना है तो इसका यूनिट देखना है तो ये मीटर इस क्यू हो जाएगा यूनिट। थर्ड डेंसिटी। डेंसिटी में क्या होता है, डेंसिटी इजकल टू मास वॉल्यूम। किसी का भी डेंसिटी हमारा निकालना है ना, चाहे 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 चार्ज डेंसिटी हो जाए, चाहे मास डेंसिटी हो जाए। ये मास डेंसिटी के लिए तो मास अपॉन वॉल्यूम होता है, चार्ज अगर हो तो मास ऑफ चार्ज अपॉन वॉल्यूम, इस प्रकार से। तो हमने अभी देखा मास को हम किससे दर्शाते हैं, m से, ठीक है। वॉल्यूम L3, तो आ जाएगा m l माइनस का 3, ये हमारा डायमेंशन बन गया।
क्लियर, समझ में आ रहा है। इसके बाद और आगे चलते हैं, फोर्थ। फिर इसके बाद स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है। तो स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम से एल अपॉन टी, इसको और आगे लिखेंगे तो एल टी माइनस का 1, ये आ जाएगा और इसमें ब्रैकेट लगा देंगे। यही डायमेंशन सेम टू सेम वेलोसिटी का होता है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्लियर। पांचवा, एक्सेलरेशन त्वरण, एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का कितना हो जाएगा, अभी हमने देखा एल टी माइनस का 1 और नीचे टी आ गया, ये टी ऊपर चला जाएगा, कैसे, ये भी माइनस, यहाँ पास ये 1 है, ठीक है ना, ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, -1 2 हो जाएगा, तो एल टी माइनस का 2, ये आया डायमेंशन इसका एक्सेलरेशन का। क्लियर। इसका अगर यूनिट देखना है तो कितना होता है यूनिट, यही से मिल जाएगा, लेंथ को हम मीटर बोलेंगे, सेकेंड -2, ये यूनिट हो गया इसका। इसी प्रकार इसका भी यूनिट मीटर -1, ये भी यूनिट हो गया। क्लियर। छठा, देखिए पूरी यूनिट, एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन ये देना चाहता हूं, अब यहां से हम जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन को निकालेंगे, मात्र दो फिजिकल क्वांटिटी को लेकर चलेंगे, फोर्स एंड एनर्जी। फोर्स और एनर्जी को के रूप में हम कन्वर्ट करके पूरी फिजिकल क्वांटिटी को निकालेंगे, इतना सरल तरीके से हम समझेंगे कि देखिएगा, आपसे आप इसको याद नहीं करेंगे, आपसे निकालते बनने लगेगा हर एक, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, जितनी फिजिकल क्वांटिटी है उसके फॉर्मूले को फोर्स और एनर्जी में ही रखना है, फोर्स और एनर्जी के रूप में निकाल लेना है। और मात्र दो फोर्स, जैसे अभी मैं बताऊंगा, फोर्स का डायमेंशन और एनर्जी का डायमेंशन अगर आप निकाल लेते हैं तो पूरी फिजिक्स में जितने भी न्यूमेरिकल, जितने भी डायमेंशन फॉर्मूले बनते हैं वो सब आप निकाल पाएंगे। जैसे फोर्स, फोर्स इक्वल टू फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अभी मास को हमने देखा m, त्वरण का, एक्सेलरेशन का t, मास ये हुआ। ठीक है, ये इसका डायमेंशन बन गया। इसका अगर हमें यूनिट निकालना है तो किलोग्राम मीटर प्रति मीटर स्क्वायर, और हम इसको कहते हैं न्यूटन, इसको हम न्यूटन भी कहते हैं। क्लियर। अब ये जो फोर्स, दूसरी बात 7, सातवीं हमारी फिजिकल क्वांटिटी है। अभी मैं इसमें भी अभी बात बताऊंगा कि अभी इस फोर्स के बराबर कौन कौन से होते हैं, तो मैं यहीं पास बता देता हूँ फोर्स के इक्वल कौन कौन सा होता है, तो आगे झंझट ना रहेगी। ठीक है, तो फोर्स के बराबर कौन कौन से होते हैं ये सब हम देखते जाए। ठीक है। हम्म। तो फोर्स हो गया mL t-1, इस प्रकार से अन्य भी राशियां होती हैं, जैसे फोर्स के इक्वल कौन कौन सा होता है, मैं इसको यहाँ पास लिख देता हूँ डायमेंशन को, तो बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। mL t-1, ये डायमेंशन है। अब मैं इसको विधिवत तरीके से लिखते जा रहा हूँ। mL t-2 ये किसका किसका होता है, सबसे पहले थ्रस्ट, वेट,
वेट, एनर्जी ग्रेडियंट, एनर्जी ग्रेडियंट, ये जो सूत्र होता है एम एल टी माइनस टू, इनका इनका भी सेम होता है, यानी फोर्स के इक्वल होते हैं, थ्रस्ट, वेट, एनर्जी ग्रेडियंट, ये सब क्लियर। फिर इसके बाद हम सातवां फिजिकल क्वांटिटी जिसको कहते हैं एनर्जी। एनर्जी, एनर्जी का सूत्र क्या होता है? ऊर्जा जो होता है, तो एनर्जी जो ऊर्जा होती है, चाहे किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो, सब जितनी भी प्रकार की ऊर्जा है वो वर्क के बराबर होता है। ऊर्जा जो होती है ये कार्य के बराबर है, वर्क के बराबर है, और वर्क इक्वल टू होता है एफ इंटू एस, यानी बल गुणे विस्थापन। तो इसका हम एम एल टी माइनस का टू गुणे एल, तो ये आएगा एम एल टू टी माइनस टू। तो जो वर्क का डायमेंशन आया, कितना आया? एनर्जी हो चाहे वर्क हो, अभी इसको भी बताऊंगा क्या किसका किसका होता है, तो ये सब आप बिल्कुल बेहतर तरीके से समझेंगे। जो ये फॉर्मूला होता है ना, सॉरी, जो ये डायमेंशन एम एल टू माइनस टी, ये एक्चुअली सबसे पहले देखा जाए तो ये फॉर्मूला होता है एनर्जी का, फॉर्मूला बहुत बार बार बोल रहा हूँ, डायमेंशन। दूसरा है वर्ग का, अगला है वर्ग के बाद इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा। फिर इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। फिर इसके बाद है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट, मोमेंटम ऑफ फोर्स, टार्क। इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन एम एल टू टी माइनस टू होता है। क्लियर? बिल्कुल हलवा तरीके से हमने पढ़ा। जितनी भी एनर्जी है ना, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, वर्क एनर्जी, मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क, इन सब का भी सूत्र एम एल टू टी माइनस टू होता है। समझ में आई बात? तो हमने ये सात पढ़ा। आठवां, इसके बाद आठवां जैसे परमिटिविटी, परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इसको कह सकते हैं। जिसको ये परमिटिविटी कहाँ मिलता है हमें? सबसे पहले आपको कूलाम का नियम पता होगा, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ से ये जो एप्सिलॉन 0 है ना, ये परमिटिविटी है। तो एप्सिलॉन 0 का वैल्यू 1/4 तो डायमेंशनलेस है, तो एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। ये बहुत महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका पहले हम पहले हम यूनिट निकाल लेते हैं। बल का न्यूटन होगा, फोर्स का न्यूटन, आर मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और आवेश है तो यहाँ कूलाम का स्क्वायर हो जाएगा। यानी जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का जो यूनिट है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, और इसका जो वैल्यू भी होता है 8.854 इंटू 10 की पावर में माइनस का 12 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर भी होता है एप्सिलॉन 0 का। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। इस प्रकार से एप्सिलॉन 0, अब इसका बीमी सूत्र हम निकाल लें, एफ आर स्क्वायर और क्यू का स्क्वायर, वहां आवेश है, एम एल टी माइनस का टू इन टू, यहाँ दूरी है, डिस्टेंस है, तो L2 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ
आवेश है, तो करंट इक्वल टू आपने पढ़ा हो पर अपॉन टाइम, तो क्यू इक्वल टू हो जाएगा आई टी, राइट। तो यहाँ पास ए टी आ जाएगा, धारा का होता है ए टी का स्क्वायर, तो एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू, यहाँ से एल क्यूब हो जाएगा एम एल थ्री टी माइनस टू, ये ऊपर जाएगा तो ए माइनस का टू, और टी यहाँ से देखिए तो टी ऊपर जाएगा तो एक और टी चला जाएगा तो टी माइनस टू हो जाएगा, तो एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू हो जाएगा एम एल थ्री टी माइनस का फोर ए माइनस का टू। इस प्रकार से ये आया डायमेंशन। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का सूत्र आ गया। एक चीज और मैंने बताने भूल गया, जो 1/4 पाई के, वो के है, वो एक कांस्टेंट है 1/4 पाई, इसका जो मान होता है 9 इंटू 10⁹ कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये होता है। समझ में आई बात? तो इतना सब आपको पता हो गया होगा, ये जो दिया हुआ है यहाँ इसकी बात करा, राइट। तो ये आ गया डायमेंशन परमिटिविटी ऑफ फ्रीज, बहुत इंपॉर्टेंट ये डायमेंशन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर? अगला है 9वां, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन इसका सूत्र होता है एफ अपॉन एल, ठीक है। किसी एकांक लंबाई पे लगाया गया फोर्स, तो एम एल टी माइनस का टू, और ये एल 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 कट गया तो एम टी माइनस टू, ठीक है। तो इसका बीमीय सूत्र क्या बनेगा, एम एल जीरो टी माइनस का टू, ये डायमेंशन बन गया इसका। एक्चुअली ये सरफेस टेंशन जो है, ये सरफेस एनर्जी का भी होता है, यही सरफेस एनर्जी, इसका भी डायमेंशन यही होता है एम टी माइनस टू। ये सरफेस एनर्जी सरफेस टेंशन दोनों का यही डायमेंशन होता है। 10वां अगला, देखिए मैं फोर्स में सबको कन्वर्ट करके निकाल रहा हूं, ठीक है। जैसे अगला है बोल्ट्जमैन, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब इसको एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करोगे? एनर्जी इसका जो सूत्र होता है E इक्वल टू 3/2, वहां से आदर्श गैस समीकरण से यहाँ आता है, ठीक है ना। ये के बी अपॉन टी, टी ये थर्मल थर्मल एनर्जी है उस, ठीक है। तो यहाँ से के बी का वैल्यू निकालिए तो ये आ जाएगा ई अपॉन टी। तो ई क्या है, एम एल टू टी माइनस का टू, और नीचे है के, ठीक है। तो ये आ जाएगा एम एल टू टी माइनस का टू के माइनस वन। क्या आ गया इसका, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के वैल्यू, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू। अब ये जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है ना, ये एम एल टू माइनस टू, अब किसका किसका होता है मैं ये भी बता दूं। ये एम एल टू टी माइनस टू के माइनस वन, ये जो डायमेंशन है, ये अन्य अन्य डायमेंशन के, अन्य फिजिकल क्वांटिटी की भी डायमेंशन होता है। लाइक जैसे अभी हमने पढ़ा बोल्ट्जमैन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। फिर अगला है एंथैल्पी, एंथैल्पी एंथैल्पी। फिर हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी का ये सूत्र होता है, ठीक है ना, क्यू अपॉन डेल टी इसका फॉर्मूला होता है। फिर अगला है एंट्रोपी का भी ये होता है, एंट्रोपी यही सूत्र होता है। बहुत महत्वपूर्ण है ये गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, इसका भी सूत्र गैस कांस्टेंट का यही होता है, गैस गैस कांस्टेंट का सूत्र ही होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? एम एल टू टी माइनस टू के माइनस वन, इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटी का ये वैल्यू होता है। एक एक चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में और डायमेंशन फॉर्मूलेस को लेकर के। सो थैंक यू, जय हिंद।